नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सुधीर शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हिंदी स्टडी नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं अलग अलग सब्जेक्टों पे। आपके लिए मैं वीडियो लाता रहता हूँ, आप ज़रूर उनको देखते होंगे, आपको अच्छी भी लगती होगी। और बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के अनुसार कि हम तैयारी करें। अब वैसे भी NTPC आ रहा है, तो उससे संबंधित वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। और लेकिन आज के वीडियो में भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। आज का जो वीडियो है वो विश्व के मरुस्थलों से संबंधित है। उनके बारे में हम जानेंगे, कौन से सबसे बड़े मरुस्थल हैं और कौन से महत्वपूर्ण हैं, और किस किस जो कॉन्टिनेंट्स है, जैसे महाद्वीप हैं, उनमें कौन कौन से बड़े मरुस्थल हैं, प्रमुख मरुस्थल हैं। उसमें मैं मैप पे भी आपको समझाऊंगा आज सभी मरुस्थलों को कि कौन सा मरुस्थल कहाँ है। तो मैप पर समझकर आपका मैपिंग भी अच्छी हो जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको ज्योग्राफी थोड़ा मैप पर समझाऊँ, तो आपकी मैपिंग अच्छी होगी, तो आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी वहाँ पे। और साथ ही मरुस्थल में बताएंगे थोड़ा सा कि UN ने कौन सा ऐसा एक मरुस्थलों के लिए भी संगठन बनाया था कि जिसमें मरुस्थलों के लिए कार्य किया जाए। उनकी जो मरुस्थल बहुत ज़्यादा विस्तृत है हमारे पूरे एरिए में, यानी हमारी पृथ्वी पर, उनको कैसे कम किया जा सकता है आगे, और किस तरीके से मरुस्थलों को आप देखते हैं। इसमें शायद मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक छूटेगा मरुस्थल से संबंधित। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें अधिक से अधिक। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तों। इस टॉपिक में हम विश्व के मरुस्थलों के बारे में जान रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड डिजर्ट यानी विश्व के मरुस्थल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मरुस्थल क्या है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि मरुस्थल है क्या। तो मरुस्थल ऐसी भूमि है जहाँ आर्द्रता या नमी बहुत कम होती है पानी की। उस मिट्टी में, वहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है, अत्यंत शुष्क होती है, पथरीली होती है, रेतीली होती है, पेड़ पौधों को पनपने के लिए सहारा बिल्कुल भी नहीं देती है। और यहाँ पर हर प्रकार का पेड़ पौधा या हर प्रकार के जीव सरवाइव नहीं कर सकते इन परिस्थितियों में। तो इस तरीके की मरुस्थल का जो वातावरण है वो रहता है। और मरुस्थल में गर्मी जहाँ पड़ती है, जिन मरुस्थलों में, तो वहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, रेत बहुत तपता है उनका। और जहाँ ठंड पड़ती है मरुस्थलों में, तो अत्यधिक ठंड पड़ती है। और यहाँ पर जो विशिष्ट प्रकार के पेड़ पौधे हैं वही यहाँ पर हो सकते हैं या फिर सरवाइव कर सकते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत दूर दूर पर आपको मरुस्थल में दिखेंगे, पास में नहीं, काफ़ी दूर दूर पर पेड़ पौधे दिखेंगे। और वो विशिष्ट प्रकार के पेड़ पौधे, कटीले, झाड़ियाँ, नागफनी, बबूल, ये हैं, आदि आदि हैं। तो यही वहाँ पाए जाएंगे। और एक पशु है ऊँट या कैमल, जो इन परिस्थितियों में बहुत अच्छा सरवाइव कर सकता है, जिसको हमने क्लास 3, 4, 5 में पढ़ा है हमने। कैमल को, कैमल बहुत अच्छी तरीके से स्ट्राइक करता है इन परिस्थितियों में, क्योंकि इन परिस्थितियों में कोई रह सकता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, वो सब चीज़ कैमल के पास है। पानी की उपलब्धता, उसके अंदर एक थैली नुमा होती है कैमल के शरीर के अंदर, जिसमें वो पानी को जमा कर पाता है, तो इसलिए वो सरवाइव करता है। और दूसरी बात ये है कि जो रेतीली ज़मीन है वहाँ पर उसके जो पैर हैं उनमें गद्दा नुमा उसके पंजों में होता है, जिससे वो आसानी से इस पर चल सकता है। वरना रेत पर आपने देखा होगा, आप गाड़ी भी चलाएंगे या फिर पैदल चलेंगे तो चला नहीं जाता है, और बहुत जल्दी आप थक जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कैमल के पास होती हैं, तो इसलिए वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पशु है इन परिस्थितियों में रहने के लिए। तो हम समझ गए मरुस्थल क्या है। और जो मरुस्थल है विश्व में 1/8 हिस्से में, जितना भी हमारा स्थल है विश्व में, जितना भी हमारा स्थल है, मंडल है, स्थल मंडल में विश्व में हम रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनका 1/8 हिस्सा मरुस्थल है। यानी कि बहुत बड़ा विश्व का हिस्सा मरुस्थल में घिरा हुआ है। यानी मरुस्थल बहुत बड़े एरिया में विश्व में विस्तृत हैं।
अब हम एक एक करके सभी मरुस्थलों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहारा मरुस्थल की। तो सहारा मरुस्थल है जो, वो अफ्रीकी महाद्वीप में विस्तृत है। सबसे बड़ा मरुस्थल है दुनिया का। 84 लाख वर्ग किमी भूमि को इसने घेर रखा है, यानी फैला हुआ है, विस्तृत है इतनी भूमि पर सहारा। और जिन देशों में विस्तृत है उन देशों में अल्जीरिया, चाड, लीबिया, नाइजर, सूडान, मिस्र, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मारितानिया, इन देशों में जो फैला हुआ है, यानी करीब 10 या 12 देशों में ये मरुस्थल फैला हुआ है और सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए, अब बढ़ते हैं दूसरे मरुस्थल की तरफ। अब बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल की। कालाहारी मरुस्थल है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में है। ये मध्य अफ्रीका महाद्वीप में विस्तृत है। ये फैला हुआ है 5,20,000 किलोमीटर के एरिया, वर्ग किलोमीटर के एरिया में। तो काफ़ी बड़ा एरिया है ये। भारत का 5वां या 6वां हिस्सा इतना बनता है, तो बड़ा एरिया है। साथ ही कालाहारी में जिन देशों में फैला हुआ है वो है बोत्सवाना। बोत्सवाना वहाँ देश है, बोत्सवाना में फैला हुआ है। ठीक है, तो कालाहारी के बारे में इतना जान लीजिए कि अफ्रीका में है, बोत्सवाना में फैला हुआ है। और क्षेत्र जान लीजिए 5 लाख से ऊपर है। ज़्यादा आप मत डीपली जाइए कि 20 है या कुछ, 5 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। अब बात करते हैं तीसरे मरुस्थल की, जो अफ्रीका में है। मैं एक महाद्वीप को पहले ख़त्म कर रहा हूँ, जैसे आप महाद्वीप के क्रम में इनको याद रख पाएंगे। तो अब नामिब, नामिब भी बहुत ही शुष्क मरुस्थलों में से एक है। तो नामिब के बारे में जब जानेंगे हम, तो नामिब फैला हुआ है नामीबिया में, और उसी के नाम से इसका नाम नामिब पड़ा है। और साथ ही नामीबिया ही पूरा इसने घेर रखा है। और वहाँ पर एक और देश है पास में, उसमें बहुत कम है ना। आप नामीबिया याद रखिए, और नामिब का नाम भी नामीबिया से है। ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया के आसपास इसने जमीन को घेरा है। 3 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और कहाँ स्थित है ये भी जान लीजिए। ये दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से आप दक्षिण साउथ अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका देश है उसको मत समझ लीजिएगा। ये महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है नामीबिया। साउथ अफ्रीका से थोड़ा ऊपर है। जो साउथ अफ्रीका देश है वो एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, उससे थोड़ा ऊपर लगता है। तो आप जब बताएंगे तो यही बताएंगे कि अफ्रीका के दक्षिणी साइड में देश है नामीबिया, वहाँ नामीब स्थित है। ठीक है, सोमाली, सोमाली, ये सोमालिया देश है। ये पूर्वी साइड में है, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में देश है सोमालिया। वहाँ पर ये सोमाली मरुस्थल स्थित है। और सोमाली मरुस्थल है जो आपका, ये 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, और सोमालिया में ये पड़ता है, इसलिए इसका नाम सोमाली है। चलिए बात करते हैं अन्य मरुस्थलों की। अब एशिया में पाए जाने वाले मरुस्थलों की बात करेंगे। सबसे बड़ा मरुस्थल है एशिया में, 2 हैं, गोबी और अरेबियन। तो पहले अरेबियन की ही बात करते हैं। ये जितने भी सऊदी अरब और जो देश हैं, अरब के देश हैं, वहाँ पर जो फैला हुआ है अरेबियन। तो देश हैं अरब है, सऊदी अरब है, यमन, सीरिया का खाली क्षेत्र एवं नाफो क्षेत्र के रेगिस्तान भी इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इनमें ये फैला हुआ है। यहाँ पर दुबई है, ये सब यूएई, ये सब अरेबियन में ही आता है। अरेबियन टोटल फैला हुआ है 13,000 वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, सॉरी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में अरेबियन मरुस्थल फैला हुआ है। तो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। अगर भारत का लगाएं तो भारत का करीब तिहाई हिस्से से थोड़ा ज़्यादा, तिहाई हिस्से से थोड़ा ज़्यादा एरिया उसमें अरेबियन फैला हुआ है। और अब बात करते हैं गोबी की। गोबी मरुस्थल है जो मंगोलिया में है। ये ठंडा मरुस्थल है ये,
जैसे गर्म होते हैं ज़्यादातर, कहीं कहीं ठंडे मरुस्थल हैं, जैसे हमारे लद्दाख है। तो लद्दाख तो बहुत छोटा है खैर इन सभी के आगे। तो गोबी एक ठंडा है वहाँ पर, क्योंकि चीन से ऊपर है मंगोलिया, और रूस के नीचे है, तो इन दोनों देशों के बीच में आता है, तीन तरफ से, तो चीन ने घेर रखा है उसे। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि आप चले जाते हैं 60 अक्षांश तक, तो वहाँ पर फिर टेम्परेचर ज़्यादा रहता नहीं है। तो ठंडा मरुस्थल है गोबी काफ़ी, और ये बहुत बड़े एरिया में विस्तृत है। थोड़ा चीन में भी लगता है जी गोबी, बहुत कम। तो वैसे मंगोलिया में विस्तृत है। 10 लाख किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इसका क्षेत्रफल है गोबी का, जब हम बात करेंगे। अब बात करते हैं, क्योंकि आपको जब मरुस्थल पूछे जाएंगे तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर यही पूछा जाएगा ये कहाँ है। तो आप बस इस पर ही ध्यान रखें, कहाँ है ये, कहाँ स्थित है। और बड़े मरुस्थल में सहारा सबसे बड़ा है, तो फिर इतना नहीं पूछा जाएगा आप पर, लेकिन पूछा जा सकता है कभी, क्योंकि डीपली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा याद रखें, बहुत ज़्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है कितना बड़ा है, बस यार इतना याद रखें, हाँ यार ये बहुत बड़ा है, इससे छोटा ये बहुत, दो ज़्यादा आप जाएंगे तो फिर इतना डीप सही नहीं है। अब बात करते हैं टकला माकन। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो टकला माकन कहाँ स्थित है, आ भी चुका है परीक्षा में। तो टकला माकन है ये आपका चाइना में है। टकला माकन आपका चाइना में है। सिक्यांग वहाँ पर राज्य है, सिक्यांग चाइना का एक राज्य है, वहाँ पर ये टकला माकन स्थित है। 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा एरिया है इसका, वर्ग किलोमीटर से, 3 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा एरिया है इसका। बस इतना जान देते हैं। कराकुंभ काजिलकुंभ, कराकुंभ और काजिलकुंभ दो अलग अलग मरुस्थल हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सा गैप है इन दोनों में, इसलिए मैंने एक ही जगह इनको सम्मिलित कर दिया है। ये तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है, इन तीन देशों में फैले हुए हैं। कराकुंभ तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है, और काजिमकुंभ, इनको दोनों को एक साथ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक ही नाम भी इनका बना दिया जाता है, इसलिए मैंने एक नाम में ही समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में काजल कुंभ है। ठीक है, इनका एरिया है, कराकुंभ का है 270, यानी 2,70,000, 2,70,000, और काजल कुंभ का है, हाँ तो काजल कुंभ का है 1,80,000 के आसपास है काजल कुंभ। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थार बहुत आसानी से जानते हैं सभी से, लेकिन जान लेते हैं इसके भी फैक्ट। भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ मरुस्थल है, जो हमारे राजस्थान में और गुजरात में, हमारे इंडिया में फैला हुआ है, दो स्टेटों में ये। गुजरात का तो कच्छ का रण आता है, और राजस्थान तो लगभग पूरा ही आ जाता है इसमें, और पाकिस्तान तक फैला हुआ है ये, दोनों देशों में है थार का मरुस्थल। इसकी जो विस्तार है वो है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर। तो सही है, कोई छोटा मरुस्थल नहीं है, हमारा भी बहुत बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, 2,60,000 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है थार के मरुस्थल का। अब बात करते हैं दस्ते लुट। दस्ते लुट जो मरुस्थल है आपका, ये आपका है पूर्वी ईरान में है। ज़्यादा बड़ा मरुस्थल भी नहीं है, छोटा ही है, पूर्वी ईरान में फैला हुआ है। ईरान ही याद कर लीजिए आप, पूर्वी क्या याद करोगे, ईरान में है ये दस्तेलुट, और 52,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। अब दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले मरुस्थलों के बारे में जानेंगे। तो इस मरुस्थल को बहुत आराम से आप जान लीजिए, आटाकामा को। दुनिया का सबसे सूखा हुआ शुष्क मरुस्थल है। इतना सूखी जमीन है यहाँ की कि आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया का जो सबसे सूखा हुआ हिस्सा है धरती का, वो आटाकामा है। आटाकामा में सामान्य वनस्पति क्या, विशिष्ट वनस्पति भी नहीं हो सकती, जो आपकी यहाँ उग जाती है ना अन्य अन्य मरुस्थलों में, नागफनी और ये सब, ये भी नहीं हो सकता वहाँ पे, इतनी सूखी जगह है। और वहाँ पर खोजे हुई और भी सूखी जगह वहाँ पर निकाली गई हैं। कई ऐसे स्पॉट भी वहाँ पर मिले हैं जो बहुत ज़्यादा सूखी हैं, जन कितने फीट तक, 1,000 फीट तक भी वहाँ पर पानी नहीं है, और भी नीचे तक ऐसी ऐसी जगह वहाँ पर हैं।
और वहाँ पर जीव जंतु तो रह ही नहीं सकते, कैसे भी, कैमल भी नहीं रह सकता वहाँ तो। बहुत सूखी जगह है आटाकामा तो। कई बार शुष्क मरुस्थलों के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल है आटाकामा, चिली में है ये। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में चिली देश है। और आपने ज़रूर देखा होगा, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी, मैप पर दिखाऊंगा इन सभी मरुस्थलों को जो प्रमुख मरुस्थल हैं। अब बात करते हैं, और इसका मैं पहले आपको एरिया बता दूं, क्योंकि एरिया बताना ज़रूरी है। तो आटाकामा जो मरुस्थल है, उसका एरिया है 1,80,000 वर्ग किलोमीटर। 1,80,000 वर्ग किलोमीटर चिली में है ये। ठीक है। एंडीज पर्वतमाला पड़ जाती है एक साइड में इसके, उसकी साइड में है ये आटाकामा। अब बात करते हैं द सिंतो डे चुरा से चुरा। अच्छा, ये मरुस्थल है, ये बहुत ज़्यादा प्रमुख मरुस्थलों में नहीं गिना जाता है, लेकिन जब बात की जा रही है तो बताना चाहिए सबके बारे में। तो ये है जो 26,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी 2,60,000, 2,60,000। और जो उत्तरी पश्चिमी पेरू में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी पेरू में स्थित है, 2,60,000 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका के भी मरुस्थल हमने पढ़ लिए। अब अगले महाद्वीप में चलते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाने मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका में सोनोरन और मोजाव है ना, जो बिल्कुल पास पास में है। सोनोरन तो मैक्सिको और अमेरिका, जो अमेरिका है हमारा यूएसए, उसमें दोनों में लगता है। और मोजाव है वो अमेरिका में ही लगता है, लेकिन ये दोनों मरुस्थल एक दूसरे से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। सोनोरन की जब बात की जाएगी, 3 लाख से ज़्यादा भूमि इसने घेर रखी है। 3 लाख वर्ग किमी से ज़्यादा सोनोरन 3 लाख वर्ग किमी से ज़्यादा भूमि घेर रखी है सोनोरन ने। और इस मरुस्थल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मैक्सिको और यूएसए में फैला हुआ है। मोजाव की बात करेंगे तो ये यूएसए में ही है, मोजाव यूएसए में ही है, केवल मैक्सिको से इसका कोई नाता नहीं है दोनों पास पास। मोजाव दक्षिणी कैलिफोर्निया में है, यूएसए के। और 35,000 वर्ग किलोमीटर में, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 35,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो मरुस्थल है। अच्छा, जहाँ ऑस्ट्रेलियन लिखा हुआ है, ये 3 मरुस्थल हैं। गिब्सन, आप याद कर लीजिए इनको, मैंने ऑस्ट्रेलियन जहाँ लिखा हुआ है, 3 मरुस्थलों को मिलाया है। गिब्सन है, जो पर्थ का जो एरिया है वहाँ पर है ये तीनों। गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी 3 मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया में। नंबर 1 गिब्सन है, नंबर 2 ग्रेट सैंडी है, नंबर 3 ग्रेट विक्टोरिया। तो 3 मरुस्थलों को मिलाकर हम ऑस्ट्रेलियन उनको कह देते हैं। और तीनों जब हमने मिला लिए हैं, तो तीनों का ही हम टोटल बता देते हैं। जो क्षेत्रफल है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल का, वो है 15,050, 15,50,000, 15 लाख ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है। 15 लाख से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, यानी आधी इंडिया आ जाएगी इस चपेटे में, क्योंकि 32 लाख से ज़्यादा हमारा क्षेत्रफल है भारत का। तो 15 लाख, 15.5 लाख का ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है, तो आधी इंडिया आ जाएगी इसकी चपेटे में। तो इतना बड़ा है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। चलिए, तो ये बात हुई सभी मरुस्थलों की। अब एक चीज़ इसमें छूट रही है, आपको याद हो तो, हमने अभी तक कितने महाद्वीपों के मरुस्थल पढ़ लिए? हमने अभी तक पढ़ लिया, आपको एक बार गिनवा देता हूँ मैं। अफ्रीकी महाद्वीप में पाए जाने वाले 1 महाद्वीप कंप्लीट किया, एशिया 2, दक्षिण अमेरिका 3, उत्तरी अमेरिका 4, और ऑस्ट्रेलिया 5 महाद्वीप। कितने महाद्वीप है धरती पर हमारी पे? 7। एक महाद्वीप को हम छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं है, वो हमने बस बना दिया है अंटार्कटिका को महाद्वीप, लेकिन वो महाद्वीप जैसी स्थिति है, लेकिन वहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब रह गया यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है,
आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई मरुस्थल विस्तृत नहीं है, तो आपको लगाना है यूरोप। यूरोप में नहीं है कोई मरुस्थल भाई, तो आपको याद रखना है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब मैं इनको मैप पर आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं नीचे मैंने सब। तो दोस्तों, सहारा मरुस्थल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सहारा मरुस्थल है जिसमें करीब 1 दर्जन देशों को इसने घेर रखा है। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, मारितानिया और ट्यूनीसिया और मोरक्को, इतने देश इसमें घिरे हुए हैं। इतने देशों में ये फैला हुआ है, विस्तृत है, और यहाँ पर दिख भी रहा है, यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर कालाहारी है, 2 नंबर कालाहारी है। यहाँ देखते हैं हम कालाहारी को, तो यहाँ पर कालाहारी है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य में तो नहीं है, दक्षिण की तरफ ही है, लेकिन इतना दक्षिण में भी नहीं है, इसलिए मध्य अफ्रीका महाद्वीप बताया जाता है। नंबर 3 में हम जानते हैं नामीब। देखिए, दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप है, वो दक्षिण अफ्रीकी जो देश है दक्षिण अफ्रीका, वो यहाँ है। इससे एक स्टेप ऊपर उत्तर में जो देश है, उत्तर पश्चिम में नामीबिया, तो यहाँ पर ये स्थित है नामीब, इसीलिए बोलता जाता है कि अफ्रीका के दक्षिण में है, दक्षिण अफ्रीका बोल देते हैं। नंबर 4 पे चलते हैं, गोबी। देखिए, चीन और रूस के बीच में जो देश है स्थित है, यहाँ पर गोबी का मरुस्थल है। नंबर 5 में है आपके कराकुम और काजुलकुम, जो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर ये स्थित है। नंबर 6 पर आपका आता है अरेबियन। अरेबियन पूरे अरब के जो कंट्री हैं उनमें फैला हुआ है, जो मैंने आपको बताया। नंबर 7 पर आता है थार का मरुस्थल, हमारा भारत पाकिस्तान वाला। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 8 पर ऑस्ट्रेलियन। वो तीनों मरुस्थल गिब्सन, ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया, तीनों फैले हुए हैं, और ये पश्चिम में ही है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में ही है। ठीक है ना। और फिर 9 नंबर पर बात करेंगे सोनोरन और मोजाब। ठीक है, सोनोरन तो बिल्कुल यही है जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, और मोजाब थोड़ा ऊपर है इससे। अब बात करते हैं नंबर 10 आटाकामा, सबसे शुष्क मरुस्थल चिली में फैला हुआ है आटाकामा। ठीक है, तो आप यहाँ मैप पर आप इसको चाहें तो इसका एक पिक ले सकते हैं और आप समझ जाएंगे मरुस्थल कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, एक नई चीज़ की बात करेंगे हम। नई चीज़ तो नहीं है, चीज़ तो बहुत पुरानी है, लेकिन मरुस्थल से संबंधित है। एक संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, इस तरीके का एक संगठन यूएन में बनाया गया था। इसका उद्देश्य है, इसको हम कहते हैं UNCCD, इसके रूप में इसको पहचाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल्स कन्वेंशन ऑफ कॉम्बट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसका काम है मरुस्थल जो है वो अच्छी भूमि तो नहीं है, वो सबसे खराब भूमि या फिर भूमि का कमज़ोर हिस्सा है, तो उनको ख़त्म किया जाए धीरे धीरे। मरुस्थलीकरण होता जा रहा है, पेड़ पौधे कम हैं, तो ये भी लगाया गया था। ये एनालिसिस करता है मरुस्थल के बारे में कि बढ़ेंगे तो नहीं, कहीं कम कैसे करने हैं, बढ़ गए तो दिक्कत हो जाएगी भाई, बहुत कठिन जगह होती है मरुस्थल, कुछ भी नहीं पनप पाता है। तो ये एक संगठन बनाया गया मरुस्थलों को रोकने के लिए। इसकी स्थापना 17 जून 1994 ईस्वी को पेरिस में हुई थी। सभी देशों ने इसका स्थापना की कि भाई हम मरुस्थल को अब हमको कम करना है, इसके बारे में प्लान बनाना है, तो एक संगठन इन्होंने बनाया अपना। अच्छा, इसी में फिर इसके कई अधिवेशन हो चुके हैं। पहला अधिवेशन इसका इटली में हुआ था 1996 में। इसके बाद अधिवेशन होते गए और अलग अलग रूपरेखाएं बनती गईं। अब इसमें हम समझ लें कि इसका जो अधिवेशन हुआ है हाल ही में, इसी साल में हुआ है 2020 में, वो हुआ है भारत में, ग्रेटर नोएडा भारत में इसका अधिवेशन
हुआ है। और वहाँ पर एक प्लान बनाया गया है कि 2025 तक हम मरुस्थल की 20% भूमि को उपजाऊ बनाने का काम करेंगे। इन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि 2025-30 तक, 25 से 30 तक, क्योंकि अभी तो 20 चल रहा है तो 5 साल तो लग जाएंगे प्लान बनाने में। तो 25 से 30 तक ये देश, इसमें जो देश शामिल हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट सेट किया है, COP14 इसको नाम दिया गया, जो सम्मेलन हुआ ग्रेटर नोएडा में। तो उसमें इन्होंने कहा है कि हम ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इससे बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ेगा वातावरण में। वैसे भी प्रदूषण काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो वैसे भी हम कमज़ोर हैं और हम नहीं चाहते कि मरुस्थलीकरण और ज़्यादा हो गया अगर ज़मीन का, तो वो बहुत, क्योंकि 1/8 में तो अभी है, जितना भी स्थलमंडल है उसके 1/8 हिस्से में मरुस्थल है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में, जो परीक्षा होती है PCS की, तो उसमें पूछा गया था कि कितने हिस्से में मरुस्थल है पूरे विश्व में, तो 1/8 में है। तो इसका कार्य यही है, COP14 जो नोएडा में हुआ है 14वां सम्मेलन, कि किस तरीके से हम इन मरुस्थलों को रोकेंगे। तो यही एक प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है कि हम पहले 20% भूमि को उपजाऊ बनाने की कोशिश करेंगे 2030 तक। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।